अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं लर्नर पाकिस्तान। आज के इस लेक्चर से जनरल नॉलेज को हम स्टार्ट करने वाले हैं और आज का ये लेक्चर जनरल नॉलेज की क्लास नंबर 1 है। आप तमाम स्टूडेंट्स जानते हैं कि जितने भी स्टूडेंट्स वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर करते हैं तो वन पेपर एग्जाम की तैयारी में जनरल नॉलेज एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप लोगों के लिए डिफिकल्टीज क्रिएट करता है। उसकी रीज़न ये कि ये एक इतना डाइवर्स सब्जेक्ट है कि सबसे पहले तो इसकी आउटलाइन या इसमें पढ़े जाने वाले टॉपिक्स की लिस्ट बनाना ही खासा चैलेंजिंग होता है और उसके बाद अगर आप ये लिस्ट बनाने में कामयाब हो भी जाएं तो आपको एक सीक्वेंस को फॉलो करते हुए कोई लेक्चर सीरीज नहीं मिलती। तो आज के इस लेक्चर से हम जनरल नॉलेज की एक वीडियो सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले पाकिस्तान स्टडीज के सब्जेक्ट को हमने इस चैनल पर कवर किया है। अब तक वो वीडियो सीरीज अपने आखिरी मराहिल में दाखिल होने वाली है। उस सीरीज को भी आप एक्सेस कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लेकिन ये जो जनरल नॉलेज की सीरीज है इसमें हम कंसेप्ट को इतना सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हर एक स्टूडेंट बासानी उसको अंडरस्टैंड कर ले। मैं जब भी कोई लेक्चर डिलीवर करता हूं तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ये प्रिज्यूम करूं कि स्टूडेंट कुछ भी नहीं जानता और उस लेवल पे उस अप्रोच के साथ आपको जो है चीज़ें समझाने की कोशिश करूं। इसी वजह से ये लेक्चर्स जो है आपके लिए चीज़ें आसान करते हैं। तो लेक्चर को बाकायदा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप वन पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पे फ्री प्रिपरेटरी मटेरियल आपको मिले, फ्री अपडेट्स मिलें, तो आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कर लीजिए। इससे ये होगा कि आप हमारी टीम के साथ व्हाट्सएप पे इन टच आ जाएंगे। डेली बेसिस पे आपको फ्री क्विज तो मिलेंगे, प्रिपरेटरी मटेरियल तो मिलेगा जिस तरह आप अपनी स्क्रीन पर मोबाइल फोन के अंदर ये शो होता देख रहे होंगे। इसके साथ साथ आपको हम अपडेट्स भी प्रोवाइड करेंगे। तो आप जो है सिर्फ इसी एक प्लेटफॉर्म के साथ इन टच रहते हुए वन पेपर एग्जाम को ना सिर्फ प्रिपेयर कर सकेंगे बल्कि उस हवाले से अपडेटेड भी रहेंगे। तो हर सब्जेक्ट की तरह जनरल नॉलेज की भी हम आउटलाइन डिस्कस करेंगे। इस वक्त आउटलाइन आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर। अच्छा, ये आउटलाइन जो है और ये हमारी जो सीरीज है ये पाकिस्तान स्टडीज की सीरीज या नॉर्मली जितनी भी हमने प्लेलिस्ट यहाँ अपलोड की हैं उससे थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। आप लोग जानते हैं कि हम एक क्रोनोलॉजी को फॉलो करते हैं और उस क्रोनोलॉजी में हम जो है लेक्चर वाइज चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं। हर एक लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। लेकिन जनरल नॉलेज की अगर आप आसान ज़ुबान में डेफिनेशन सुने या उसको अपनी ज़ुबान में डिफाइन करने की कोशिश करें तो जनरल आप तमाम लोग जानते हैं कि बेसिक को कहते हैं या आम को कहते हैं। तो जनरल नॉलेज इल्म को कहते हैं। तो किसी भी चीज़ के हवाले से जो आपका बेसिक फॉर्म ऑफ नॉलेज है, अगर लिटरल डेफिनेशन देखी जाए तो जनरल नॉलेज की डेफिनेशन ये बनती है कि किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से अगर आप बेसिक्स जानते हैं तो आपको उस हवाले से जनरल नॉलेज है, और अगर किसी स्पेसिफिक चीज़ के हवाले से आपके पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है तो वो डेफिनेटली एक डिफरेंट कैटेगरी में फॉल करेगा। तो जनरल नॉलेज की डेफिनेशन ये बनती है। अच्छा, अब ये डेफिनेशन इसको एक डाइवर्स सब्जेक्ट बना देती है कि मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से अगर आपको बेसिक इंफॉर्मेशन है तो आपके पास उनका जनरल नॉलेज है। और जनरल नॉलेज इतना डाइवर्स सब्जेक्ट है कि पाकिस्तान स्टडीज़ जैसा सब्जेक्ट भी इसके अंदर फॉल करता है, इस्लामिक स्टडीज़ जैसा सब्जेक्ट भी इसके अंदर ही फॉल करता है, एवरीडे साइंस जैसा सब्जेक्ट भी इसके अंदर ही फॉल करता है, और इसके अलावा आप देखें कि बेसिक मैथ का सब्जेक्ट भी इसके अंदर ही फॉल करेगा। तो लेकिन हमने जो अपनी जनरल नॉलेज की सीरीज़ रखनी है उससे हमने पाकिस्तान स्टडीज़ को भी एक्सक्लूड करना है, इस्लामिक स्टडीज़ को भी एक्सक्लूड करना है, हमने कंप्यूटर को, मैथ को भी एक्सक्लूड करना है, और इसको स्पेसिफिकली इस दुनिया की ज्योग्राफी से रिलेटेड, इस दुनिया में जो इवेंट्स हो चुके हैं उनसे रिलेटेड, मौजूदा इवेंट्स से रिलेटेड और मुख्तलिफ किस्म की जो प्लेसेस हैं या जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उससे रिलेटेड हमने इसको कनेक्टेड रखना है। साइंस की बेसिक टर्मिनोलॉजीज जब हम डिस्कस करते हैं तो वो भी जनरल नॉलेज के अंदर ही फॉल करती हैं। तो आप देखें कि ये कितना डाइवर्स सब्जेक्ट है। इस वजह से स्टूडेंट्स इसको प्रिपेयर करते हुए कंफ्यूज हो जाते हैं। और आप देखें कि जब वन पेपर का सिलेबस जिसमें 10 सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं उसको बाज़ दफ़ा रेफर करते हुए ये कहा जाता है कि जनरल नॉलेज का जो है वो आपका एग्जाम लिया जाएगा। तो जनरल नॉलेज इतना डाइवर्स है। लेकिन हम क्योंकि अपनी स्टडीज़ को स्टार्ट कर रहे हैं तो एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि तहम्मुल से आपने चीज़ों को लेके चलना है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलना है, जल्दी नहीं करनी। जो इंसान जल्दी में है वो फिर किसी और सीरीज़ पर रिलाई कर सकता है। हमने बिल्कुल पुरसुकून से हर एक चीज़ को मुकम्मल वक्त देके उसका कंसेप्ट क्लियर करके आगे चलना है। तो अब यहाँ पर ये जो आप मॉड्यूल
मॉड्यूल्स देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हर मॉड्यूल के ऊपर आपको सिर्फ एक लेक्चर देखने को मिलेगा और 7 लेक्चर्स में हमने जनरल नॉलेज खत्म कर देनी है। ये जो ज्योग्राफी का सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, ये इटसेल्फ एक सब्जेक्ट के तौर पे वन पेपर के अंदर एडेड है, तो इसको हम जनरल नॉलेज में कवर कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया के बारे में अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए जरूरी है कि आप ज्योग्राफी को समझें। अब ज्योग्राफी से मुराद क्या है? ज्योग्राफी से मुराद ये है कि नक्शे को इस तरह से समझा जाए कि आप लोकेट कर पाए कि कौन सी चीज कहां है। अगर मैं आपसे बात करूं यूरोप की, तो फौरन नक्शा जो है आपके जहन में आए और आपको अंदाजा हो कि आपकी मौजूदा लोकेशन से यूरोप किस तरफ है और इसके नेबरिंग कॉन्टिनेंट्स कौन से हैं। अगर किसी यूरोप की कंट्री की मैं बात करूं तो आपको फौरन अंदाजा हो जाए कि ये कंट्री कहां पर लोकेटेड है और इसके इर्द गिर्द दूसरे कौन से कंट्रीज होंगे। लोगों को ये, स्टूडेंट्स को ये इम्प्रैक्टिकल लगता है कि ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये प्रैक्टिकल है। अगर आप इसको समझ के करेंगे तो ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है। तो ज्योग्राफी में सबसे पहले तो हम मैप को अंडरस्टैंड करेंगे। मैप को अंडरस्टैंड करने के बाद हम हर कॉन्टिनेंट पे सेपरेट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे और उसको डिटेल में कवर करेंगे। इसके अलावा हम जो है इस दुनिया के हर कोने के हवाले से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। हम स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, बेस के बारे में डिस्कस करेंगे, पेनिनसुला के हवाले से डिस्कस करेंगे, कैनाल्स के हवाले से डिस्कस करेंगे और सीज के हवाले से डिस्कस करेंगे। हम रिवर्स को डिस्कस करेंगे। हर एक चीज को जो ज्योग्राफी से रिलेट करेगी उसको कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हम कवर करेंगे। उसके बाद इसमें हम, हो सकता है कि 5 लेक्चर्स हमें लगें, हो सकता है हमें इसमें 10 लेक्चर्स लगें, तो ये डिपेंड करता है कि ये सीरीज आगे किस तरह से चलेगी। उसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री। अब मुख्तलिफ किस्म के ऐसे इवेंट्स हैं जिन्होंने दुनिया जो मौजूदा हाल में मौजूद है इसको इस हाल में शेप किया है। उसमें आपकी वॉर्स भी हैं, उसमें आपकी रेवोल्यूशंस भी हैं, उसमें हिस्टोरिकल ऐसे इवेंट्स भी हैं जो टर्निंग पॉइंट साबित हुए हैं। तो उन सारे इवेंट्स को, उस सारी तारीख को ब्रीफ फॉर्म के अंदर, उन सारी रेवोल्यूशंस को ब्रीफ फॉर्म के अंदर पढ़ना, ये हमारा मकसद है, ताकि ये दुनिया मौजूदा हाल में, ये मॉडर्न वर्ल्ड जिस तरह एग्जिस्ट करती है, ये किस तरह इस सूरत में आई है, इन सारी चीज़ों को हम अंडरस्टैंड करें। और ट्रस्ट मी कि जब हम इसको कवर करेंगे तो हर एक चीज़ का कंसेप्ट आपके पास होगा। आपको एट द एंड ऑफ द लेक्चर ये फील होगा कि आपने कुछ सीखा है, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि आप कुछ सीखें। एग्जाम के एमसीक्यूज को रटवाना ये मेरा पर्पज़ नहीं है। अगर आप इस पर्पज़ से इस चैनल के ऊपर हैं तो फिर हमारी ये जो है आइडियोलॉजी नहीं है, हम इसके अगेंस्ट चल रहे हैं कि हम एक ऐसी इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहते हैं स्टूडेंट्स के लिए जहाँ पे वो कुछ सीख सकें। इसके बाद हम दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ के हवाले से, उनके कैपिटल्स के हवाले से, करेंसीज़ के हवाले से, और जो मेजर कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसीज़ के हवाले से, उनके फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के हवाले से, उनके इन्फ्लुएंस और वो जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा हैं उनके हवाले से हम डिस्कशन करेंगे। उसके बाद इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। अब देखें, स्टूडेंट्स हमेशा जब तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को एक टॉपिक के तौर पे ज़रूर एक्नॉलेज करेंगे। स्टूडेंट्स को पता होगा कि ये टॉपिक एग्जिस्ट करता है, उसमें उनको पता होगा कि सार्क भी है, OIC भी है, सबके नाम लिखेंगे और सबके मेंबर कंट्रीज़ को रटना स्टार्ट कर देंगे। तो ये एक तरीका, जो दुरुस्त तरीका है वो ये नहीं है। आपने मैप अपने सामने रखना है। अगर आप वन पेपर की तैयारी करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले अपने कमरे के अंदर अपनी एक्सेस में वर्ल्ड मैप को लेके आएँ। वर्ल्ड मैप अगर आपके पास नहीं है तो फिर आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, जनरल नॉलेज आप नहीं पढ़ सकते। जनरल नॉलेज पढ़ने के लिए पहला असूल ये है कि वर्ल्ड मैप आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास अभी नहीं है तो मैं आपको भी मैप ड्रॉ करवाना सिखाऊंगा, और इस लेक्चर को देख के एट द एंड ऑफ द लेक्चर मैं आपको गारंटी करता हूं कि आप मैप बासानी खुद बना लेंगे। आपको पता होगा कौन सा कॉन्टिनेंट कहां पर है और ये आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। और टू बी ऑनेस्ट, हम रटेंगे कुछ भी नहीं, हम समझ के चलेंगे। उसके बाद जो है वो हम वर्ल्ड हेरिटेज को कवर करेंगे, जो और ग्लोबल लैंडमार्क्स जो हैं उनको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। फेमस मॉन्यूमेंट्स जो हैं उनको कवर करेंगे। इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं उनको हम कवर करेंगे। साथ साथ जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं उसको हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो जितनी भी हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं या वो जो बेसिकली जो है वो यूनेस्को की हेरिटेज साइट के अंदर आती हैं, उनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप जो है एग्जाम पर्सपेक्टिव से उसके हवाले से प्रिपेयर हो जाएं। इस पर भी डेफिनेटली हमारे मल्टीपल लेक्चर्स होंगे। इसी तरीके से स्पोर्ट्स को हम डिस्कस करेंगे और इंटरनेशनल इवेंट्स जो इन स्पोर्ट्स के साथ कनेक्टेड हैं उनको जो है, जिस तरह एशियन गेम्स हैं, ओलंपिक्स हैं, इनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ये भी हमारा एक पूरा मॉड्यूल होगा। तो ये प्लेलिस्ट किस तरह से बनाई जाएगी? एक तो प्लेलिस्ट होगी जो जनरल नॉलेज की होगी, जिसमें सारे लेक्चर्स एक सीक्वेंस के साथ आ रहे होंगे, और दूसरी जो सीरीज होगी
उसके अंदर मॉड्यूल्स होंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी का एक अलग से मॉड्यूल होगा, वर्ल्ड हिस्ट्री का एक अलग से मॉड्यूल होगा। तो आप इनमें से किसी भी मॉड्यूल को एक्सेस करना चाहें तो आप YouTube पर जाके प्लेलिस्ट के सेक्शन में एक्सेस कर सकेंगे। नेक्स्ट जो है सबसे जो लीस्ट इंपॉर्टेंट, ये लास्ट में मैंने लिखा है, वो वर्ल्ड कल्चर एंड सिविलाइजेशन को रखा है, क्योंकि इसको हम सबसे आखिर में कवर करेंगे, सबसे कम नंबर ऑफ लेक्चर्स इस पे होंगे। हमारा मेन फोकस जो है इससे पहले जो ये 6 हमारे मॉड्यूल्स हैं इस पर होने वाला है। आज का हमारा जो लेक्चर है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेट करेगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेट करेगा। तो बगैर वक्त ज़ाया किए हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर ग्लोब देख रहे हैं, हमारी दुनिया को देख रहे हैं। आप जानते हैं कि हमारी दुनिया जो है वो स्फेयर है, गोल है। तो आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त उस गोल नक्शे को देख रहे होंगे, हमारी दुनिया के नक्शे को देख रहे होंगे, और एक चीज़ आप अंडरस्टैंड करेंगे कि ये दुनिया नेचुरली डिवाइडेड है 2 हिस्सों में। एक तो डिवीजन हमने खुद की है, कॉन्टिनेंट्स को, ओशंस को नाम किसने दिया है? इंसानों ने दिया है। कुदरती तौर पर ये जो दुनिया है ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। एक हिस्सा जो है वो ज़मीनी हिस्सा है और दूसरा हिस्सा पानी का है। तो इसकी डिवीज़न यहाँ पे तो क्लियर हो गई कि ये नेचुरल डिवीज़न है कि यहाँ आप लैंड देख रहे हैं और यहाँ आप वाटर देख रहे हैं। तो जो लैंड है अब वो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा हिस्सा है और हमें एक दूसरे को लोकेट करने के लिए कुछ ना कुछ लैंडमार्क्स चाहिए। अगर एक इंसान दुनिया के इस हिस्से में मौजूद है और दूसरा इंसान दुनिया के इस हिस्से में मौजूद है तो ये एक दूसरे के साथ किस तरह से ये एक दूसरे को बताएंगे कि ये किस खित्ते के अंदर मौजूद है, ये किस ज़मीनी टुकड़े पर मौजूद है, या इन दोनों का फासला कितना है। ये सारी गेम उसी चीज़ की है। तो ये जितनी भी डिवीज़न हमने की है ये अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए की है। तो अब ज़मीन क्योंकि बहुत सारी थी, ज़मीन का टुकड़ा बहुत बड़ा था, इस वजह से हमने इसको मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया जिसको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। और कॉन्टिनेंट्स की डिवीज़न ये हमने खुद की है। अब हम कॉन्टिनेंट्स के बारे में इसी तरीके से ये जो पानी का हिस्सा है जो हमारा दूसरा हिस्सा था ये भी बहुत ज़्यादा है। तो किस तरीके से लोकेट किया जाए कि कौन सा हिस्सा कहाँ पर है, जब एक दूसरे को कोई रेफरेंस दिया जाए तो लोकेट करना बहुत मुश्किल है कि किस खित्ते की बात हो रही है। तो पानी को भी 5 हिस्सों के अंदर तकसीम कर दिया गया और उन 5 हिस्सों की तकसीम को हम ओशंस का नाम देते हैं। इसका मतलब ये कि हमारी दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट्स हैं और हमारी दुनिया के अंदर 5 ओशंस हैं। अब ये रटने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम इसको डिटेल में कवर करने वाले हैं। अब ये जो दुनिया आपको गोल नज़र आ रही है ये इस तरह से है, अगर आप इसको बगौर देखें कि ये जो दुनिया का हिस्सा यहाँ आपको नज़र आ रहा है ना, ये इसके साथ जाके मिलता होगा क्योंकि ये राउंड है। हम इसको जब देखते हैं तो इस तरह सीधा करके नक्शे को देखते हैं, लेकिन जब ये राउंड हो जाएगी तो ये एक दूसरे के साथ मिली हुई होगी। अब ये एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक चीज़ दिखा रहा हूँ। तो ये 2 पॉइंट्स हैं, एक ये पॉइंट था और एक ये पॉइंट था। अब ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं तो ये राउंड फॉर्म में है। जब हम इसको खोल देंगे तो ये इस तरीके से हो जाएंगे, ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे से जुदा हो जाएंगे। अब देखते हुए हमें तो लगेगा कि इन दोनों के दरमियान खासा फासला है, लेकिन अगर आप देखें जब इसको दोबारा से गोलाई में हम कनेक्ट करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। इसी तरीके से ये जो जगह देख रहे हैं आप, ये इस जगह के साथ कनेक्टेड है। इनका इतना फासला नहीं है जितना आपको नज़र आ रहा है। अब आगे जाके हम इसको मज़ीद क्लैरिटी के साथ अंडरस्टैंड करते हैं कि ये बेसिकली आप एशिया देख रहे हैं और यहाँ एशिया के अंदर हमारा एक कंट्री जो है रशिया है, ठीक है, रशिया है। और ये आप नॉर्थ अमेरिका देख रहे हैं, यहाँ पर कनाडा है और यहाँ जाके यूएस की एक स्टेट है, यूएसए की एक स्टेट है जिसको अलास्का कहते हैं। तो अब इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है जरा इस चीज को अंडरस्टैंड कर लीजिए। तो ये इनके दरमियान डिस्टेंस है। ये यूएस की स्टेट अलास्का है, ये कहां पर है, ये यहां पर इस जगह पर लोकेटेड है जो मैंने हाईलाइट की है, और ये रशिया है। तो इन ये देखिए, ये आप रशिया देख रहे हैं। तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस तो बिल्कुल कम है और ये बेरिंग स्टेट जो है इनको डिवाइड कर रही है। तो अब यहां पर आपने एक चीज तो अंडरस्टैंड कर ली कि ये मैप जब भी हम देखते हैं हम स्ट्रेट फॉर्म में देखते हैं, लेकिन क्योंकि दुनिया गोल है तो ये एक दूसरे के साथ चीज़ें कनेक्टेड हैं। अब हम उस नक्शे की तरफ चलते हैं जिसको हमने डिस्कस करना है। ये ऑलमोस्ट 99 या 100% स्टूडेंट्स वाकिफ़ हैं कि ये हमारा मैप है, उनको पता होता है। लेकिन याद अगर किस किस को है ये बात की जाए तो जो स्टूडेंट्स पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं उनको तो हो सकता है कि पता हो कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, लेकिन जिन्होंने अभी तैयारी स्टार्ट की है, चाहे वो ग्रेजुएट हैं या मास्टर्स किया हुआ है, उनको इस मैप के बारे में नहीं पता होगा। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इंसान हमेशा सीखता है, रोज़ सीखता है। आपको हमेशा सीखने की चाह अपने अंदर रखनी चाहिए। तो ये वो ज़मीनी टुकड़ा है जिसको हमने डिवाइड किया हुआ है और डिवीजन इसकी बड़ी क्लियर है कि सबसे पहले यहाँ पर आप एशिया को देख रहे हैं, एशिया के बाद आप
बिल्कुल उसके नीचे अफ्रीका को देख रहे हैं, और अफ्रीका के बाद आप उसके साथ यूरोप को देख रहे हैं। यूरोप के बाद जो है आप एक अमेरिकन कॉन्टिनेंट को देख रहे हैं जो दो हिस्सों में डिवाइडेड है। यहाँ पर आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। अब यहाँ पर आप नॉर्थ अमेरिका देख रहे हैं। अब ये नॉर्थ क्यों है और ये साउथ क्यों है, इसको भी ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर तफसील से इसको आगे हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, क्योंकि आज के इस लेक्चर को देखने के बाद डायरेक्शंस और इन सारी चीज़ों से आप बिल्कुल वाकिफ़ हो जाएंगे। जब भी आप डायरेक्शंस ड्रॉ करें, आपको इस तरह का एक प्लस का निशान बनाना है, और जिस हाथ से आप लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप राइट हैंडर हैं तो आपने इस साइड पर लिखना है ईस्ट, आपके लेफ्ट हैंड की साइड पर होगा वेस्ट। अगर आप वेस्ट दूसरे हाथ से लिख रहे हैं, ऑपोजिट हाथ से लिखते हैं, उल्टे हाथ से, तो वेस्ट आपके लिखने वाले हाथ की तरफ होगा। तो ईस्ट वेस्ट, ऊपर होता है जी नॉर्थ और नीचे होता है साउथ। तो इस तरीके से आपने इसको 4 से 5 दफ़ा जब लिखेंगे समझ के कि जिस हाथ से आप लिख रहे हैं उस तरफ है ईस्ट, अब फिर कंट्रीज़ की लोकेशन आपको लोकेट करना बड़ा आसान है, और इसकी ऑपोजिट साइड होगी वेस्ट। ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है, ऊपर हमेशा नॉर्थ होता है। इसकी एग्जांपल आपको दें कि जब आप पहाड़ों का सफ़र करते हैं तो कराची से, भावलपुर से, मुल्तान से, लाहौर से आप क्या कहते हैं, चले यार नॉर्थ चलते हैं, तो नॉर्थ हमेशा ऊपर की तरफ होता है और साउथ जो है वो हमेशा नीचे की तरफ होता है। तो ये हमारी डायरेक्शंस हैं। तो हमने कॉन्टिनेंट्स देखे कि सबसे पहले एशिया है, एशिया के साथ आपका अफ्रीका है, अफ्रीका के साथ आपका यूरोप है। उसके बाद एक सेपरेट कॉन्टिनेंट है जिसको हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, लेकिन ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। ऊपर वाला जो है वो नॉर्थ अमेरिका कहलाता है, नीचे वाला साउथ अमेरिका कहलाता है। और उसके बाद एशिया के नीचे और अफ्रीका के साथ यहाँ एक और कॉन्टिनेंट आप देख रहे हैं, इसको हम ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर सबसे बड़ा मुल्क है, वैसे इस कॉन्टिनेंट का नाम ओशनिया है, ठीक है। तो अब ये तो कॉन्टिनेंट्स हो गए, लेकिन ये तो 6 कॉन्टिनेंट्स हुए। 7वां कॉन्टिनेंट कौन सा है? तो 7वां कॉन्टिनेंट सबसे आखिर में डिस्कस हो रहा है, दो कि ये सबसे छोटा कॉन्टिनेंट नहीं है, ये रकबे के लिहाज से ऑस्ट्रेलिया से तो बड़ा है, हमें साफ नज़र आ रहा है, लेकिन इसको सबसे आखिर में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर कोई भी रहता नहीं है, यहां रिहाइश पॉसिबल नहीं है। अब रिहाइश क्यों नहीं पॉसिबल, इसको भी हम डिस्कस करेंगे इसी लेक्चर में, जब मैं आपको जोन्स के बारे में, टेम्परेचर के बारे में बताऊंगा। मैं बताऊंगा कि कौन से इलाकों में सिर्फ सर्दी पड़ती है, कौन से इलाकों में सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्टैटिक टेम्परेचर मिलेगा, और कौन से इलाके हैं जो प्रिविलेज्ड हैं अल्लाह ताला की तरफ से कि जहां पर आपको सीजन्स नजर आते हैं, मौसमी तब्दीली नजर आती है। तो हमारा 7वां कॉन्टिनेंट एंटार्क्टिका है, ठीक है। तो हमने 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में डिस्कस कर लिया, यानी कि जो ज़मीनी हिस्सा मुख्तलिफ टुकड़ों में मुख्तलिफ नेम्स के साथ डिवाइडेड है, उसको हमने डिस्कस कर लिया। एक बार फिर इसकी रिवीजन करते हैं और फिर आपको एक ड्रिल देते हैं जिसके थ्रू आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है। सबसे पहला कॉन्टिनेंट कौन सा है जी? एशिया। सबसे पहला कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया। उसके बाद दूसरे नंबर पर कौन आता है जी? अफ्रीका। अफ्रीका के साथ तीसरे नंबर पर कौन आएगा? यूरोप। चौथे नंबर पर कौन आएगा? नॉर्थ अमेरिका, क्योंकि हम अब अमेरिकन कॉन्टिनेंट को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, इसकी रैंकिंग ये आपने सर्च करनी है कि एरिया वाइज सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, दूसरे नंबर पर कौन सा है, 7 ये आपने मुझे बताना है। इसी तरीके से इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन सबसे बड़ा कौन सा है और सबसे आखिर में कौन सा है, ये भी आपने सर्च करके मुझे बताना है। तो चौथे नंबर पर हमने डिस्कस कर लिया नॉर्थ अमेरिका को, क्योंकि हम अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ हैं, और जो है उसके बाद हमने 5वें नंबर पर साउथ अमेरिका को डिस्कस कर लिया। देन हम ओशनिया की तरफ आ गए, जिसका सबसे बड़ा कंट्री ऑस्ट्रेलिया, इसको ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट भी कहते हैं, और उसके बाद 7वें नंबर पर एंटार्क्टिका की तरफ हम आ गए। ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। तो अब क्योंकि आप 1 पेपर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपने इस नक्शे को कहीं ड्रॉ तो नहीं करना, लेकिन स्टिल आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इस नक्शे को बार बार बनाएंगे ज़रूर। वैसे तो यहाँ पर मैं आपको ये खाका बना के जो है वो फिल करवाऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको इसका बड़ा आसान तरीका बता देता हूँ कि सबसे पहले यहाँ पर जो है वो आपने अपने लिए अमेरिकन कॉन्टिनेंट को ड्रॉ करना है, और इसको आपने बेसिकली जो है 2 हिस्सों के अंदर तकसीम कर देना है। उसके बाद आपने यहाँ एक और जो है वो ज़मीनी टुकड़ा बनाना है, और ये ज़मीनी टुकड़ा आप कुछ इस तरह से बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ एक और ज़मीनी टुकड़ा बना के यहाँ एक पीस ऑफ लैंड आप ऐसे बना देंगे। तो आप इसको बआसानी आप नाम देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ आपका एशिया है, यहाँ आपका यूरोप है, यहाँ आपका अफ्रीका है, यहाँ आपका जो ओशनिया है या ऑस्ट्रेलिया कह लें, यहाँ आपका नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है, और यहाँ आपका
साउथ अमेरिका है, और यहाँ आपका बेसिकली क्या है, एंटार्क्टिका। तो ये आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हो जाते हैं। इस तरीके से 2 से 3 बार। अब देखें, ये आपके लिए जो इसकी बाउंड्रीज हैं वो बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन आपको याद रखने के लिए बड़ा आसान है कि आपने पूरे एक मैप को ड्रॉ कर लिया है। अब क्योंकि हम डीपली और एक सीक्वेंस के अंदर चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं, अब इसको हमने सॉल्व करना है। तो आपके सामने ये 2 हिस्सों के अंदर, या बल्कि मैं कहूँगा 3 हिस्सों के अंदर ये मैप आपको नज़र आ रहा है। तो इसको हमने वेस्ट से ईस्ट की तरफ सॉल्व करना स्टार्ट करना है। तो अब आप वीडियो को पॉज करके मुझे बताते जाएंगे। मेरे बताने से पहले आपने बताना है, आपकी यहां से असेसमेंट हो जाएगी कि आपको प्रिपेयर हुआ है या नहीं। तो सबसे पहले अमेरिकन कॉन्टिनेंट की तरफ आ जाते हैं। हिंट दे देता हूं, अमेरिकन कॉन्टिनेंट है तो यहां क्या होगा, यहां क्या लिखना चाहिए मुझे, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका। तो ये नॉर्थ अमेरिका। अब ये नॉर्थ अमेरिका क्यों है, क्योंकि हमने डायरेक्शंस बनाई थी, यहाँ ईस्ट था, यहाँ वेस्ट था, यहाँ नॉर्थ था, यहाँ साउथ था। तो अगर यहाँ एक लाइन ड्रॉ करके हम इसको डिवाइड कर दें तो ये ऊपर वाला हिस्सा है, तो यहाँ तो नॉर्थ अमेरिका आना चाहिए। अच्छा, अब यहाँ नॉर्थ अमेरिका के नीचे क्या आएगा, डेफिनेटली यहाँ साउथ अमेरिका आएगा। बिल्कुल आपने ठीक आइडेंटिफाई किया है, तो ये साउथ अमेरिका। अच्छा, उसके बाद हम इस लाइन को, इस इमेजिनरी लाइन को रिमूव कर देते हैं। उसके बाद अब ये मज़ीद आपको नज़र आ रहे हैं, हम वेस्टर्न साइड से जा रहे हैं। तो यहाँ मैं क्या लिखूँ, यहाँ कौन सा कॉन्टिनेंट होना चाहिए, सही बताया आपने, यूरोप। यहाँ यूरोप होगा। यूरोप के नीचे क्या होगा, यूरोप के नीचे अगर आपने आंसर के तौर पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट बताया है तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट होगा। अब इस खित्ते के अंदर एक और कॉन्टिनेंट रह चुका है जिसमें आप और हम जो है वो रिहाइश पजीर हैं, हमसे मुराद मेरी पूरी टीम है, एशिया। तो एशिया, अब हमारे पास कितने कॉन्टिनेंट्स हो गए ज़रा गिन लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया। तो इसका मतलब हमारे पास 5 कॉन्टिनेंट्स हो गए। अब ये एक ज़मीनी टुकड़ा बचता है, तो इसका क्या, इसका नाम है ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट। तो 6 कॉन्टिनेंट्स हो गए। 7वां कॉन्टिनेंट कौन सा है, ये जगह पड़ी हुई है, एंटार्क्टिका। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स हमारे कंप्लीट हो गए। अब इसी पिक्चर को आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अपने पास इसको ड्रॉ करने की कोशिश करनी है और ड्रॉ करके इसको नाम देने हैं। जब आप इस चीज़ में कामयाब हो जाएंगे कि आपको पता हो कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पर है, तो फिर जब आप कोई न्यूज़ पढ़ेंगे, जब आप किसी कंट्री का नाम सुनेंगे और आपको ये पता होगा कि ये किस कॉन्टिनेंट में है, तो फिर हर एक फैक्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ही आसान होगा। किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसको आप लोकेट कर सकेंगे कि ये कहाँ है, आप बड़ी आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। अच्छा, इस लेक्चर में मजीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को ये बता दूं कि अगर आप 1 पेपर एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप अपनी तैयारी एलिमेंट्स ऑफ 1 पेपर से कर सकते हैं। ये एक बेहतरीन किताब है जिसके थ्रू 1 पेपर को प्रिपेयर किया जा सकता है और ये एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड बुक है जिसमें आपको वीडियो लेसन दिए जाते हैं, आपको मुख्तलिफ किस्म के QR कोड्स प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप अपनी असेसमेंट करें। इस किताब को ओपन करके 1 बाय 1 हर एक फीचर को मैंने डिस्कस किया है। इसका फीचर वीडियो जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आई बटन में भी आपने उसका लिंक देखा होगा, उसके थ्रू इसकी फीचर वीडियो को आप जाके देख सकते हैं और इसको आप घर बैठे हासिल कर सकते हैं। सिंपली इस नंबर पर आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है, आपको हमारी टीम रिस्पॉन्स करेगी और इस किताब को आप ऑर्डर कर सकेंगे। इसके अलावा हमारी वेबसाइट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, वहां से भी इसको आप ऑर्डर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप स्टोर पर जब जाएं तो इस किताब की इस पिक्चर को आप दिखाएंगे तो वहां से भी आप इस किताब को हासिल कर सकते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो आपने देखा कि हमने कॉन्टिनेंट्स के हवाले से डिस्कस किया, हमने जमीन को 7 हिस्सों में डिवाइड किया जो कि डिवीजन ऑलरेडी आपके सामने मौजूद है। अब जो हमारी धरती के ऊपर पानी का हिस्सा है, यानी कि ये जो ज़मीनी हिस्सा है, इसकी डिवीजन तो हो गई। अब ये जो पानी का हिस्सा है इसकी भी हमने कहा था कि डिवीजन है और 7 कॉन्टिनेंट्स के बाद 5 ओशंस में हमने इसको डिवाइड किया है। अब वो ओशंस कौन कौन से हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पर उन ओशंस के नाम देख रहे हैं। हम अगेन वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका पैसिफिक ओशन है। इसका मतलब ये है कि ये हिस्सा अगर इसके साथ कनेक्टेड है, ये हिस्सा इसके साथ कनेक्टेड है, तो यहाँ पर भी पैसिफिक ओशन होगा। आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पैसिफिक ओशन यहाँ है और उसके बाद यहाँ है और ये बहुत ज़्यादा है, मतलब ये यहाँ से ऑल द वे राउंड जाता है और बैक साइड पे सिर्फ पानी ही पानी होगा, ऐसा नहीं है। मैंने आपको इस पिक्चर में दिखाया था कि ये इनके दरमियान कितना डिफरेंस है। तो ये जगह जो आप देख रहे हैं ये पैसिफिक ओशन है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो नॉर्थ अमेरिका
अमेरिका और साउथ अमेरिका की वेस्टर्न साइड पे आपको क्या नजर आ रहा है? आपको नॉर्थ पैसिफिक ओशन और साउथ पैसिफिक ओशन। अब ये नॉर्थ पैसिफिक और साउथ पैसिफिक क्यों नजर आ रहा है? अगेन डायरेक्शंस की वजह से, क्योंकि ऊपर नॉर्थ होता है, इधर आपका वेस्ट होता है, इधर ईस्ट होता है और यहाँ साउथ होता है। तो ऊपर जो भी चीज होगी इस जगह पर तो उसको हम नॉर्थ कहेंगे, नीचे इस जगह पर जो होगी इस लाइन के नीचे, ये लाइन इक्वेटर है बेसिकली, ठीक है। अभी इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो नीचे जो भी होगा वो साउथ होगा। तो ऊपर नॉर्थ पैसिफिक ओशन, नीचे साउथ पैसिफिक ओशन, लेकिन इसका नाम एक ही है, पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये दो ओशंस नहीं, ये एक ही ओशन है, ठीक है। यहाँ ये डिवीजन की हुई थी मैप में तो इस वजह से मैंने आपको दिखा दिया। तो पहला ओशन कौन सा हो गया जी? हमारे पास पहला ओशन हो गया पैसिफिक ओशन। अच्छा, अब आपने इसकी डिवीजन भी बतानी है, सर्च करना है, वो मैं आपको असाइनमेंट असाइन करूंगा जब ओशंस का हमारा ये अभी टॉपिक खत्म होगा। उसके बाद नेक्स्ट आप एस शेप एक ओशन देख रहे हैं, एस शेप एक ओशन देख रहे हैं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की ईस्टर्न साइड पर एक ओशन है। उस ईस्टर्न साइड पर जो ओशन है उसका नाम है अटलांटिक ओशन। अब आपने ये चीजें प्रिपेयर करनी है। जब आप एक दो बार इन नक्शों के अंदर इन ओशंस के नाम लिखेंगे तो ये कभी भी आपको नहीं भूलेंगे। आपको इनके पहले अल्फाबेट्स लिखकर पैसा या इस तरह से करके इनको क्राम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमने ये समझा कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की वेस्टर्न साइड पर पैसिफिक ओशन है और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की ईस्टर्न साइड पर अटलांटिक ओशन है। और अगेन ये उसी तरीके से डिवाइडेड है, ऊपर वाला नॉर्थ है, नीचे वाला साउथ है। तो ये दूसरा ओशन हो गया, ये दूसरा ओशन हो गया। तीसरे नंबर पर आपका कौन सा ओशन है? तीसरे नंबर पर आपका ये एशिया और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान आप देख रहे हैं, ये इंडियन ओशन है। तो तीसरे नंबर पर हमारा इंडियन ओशन। तो हमने स्टार्ट कहां से किया? वेस्ट की तरफ से, जा कहां रहे हैं? ईस्ट की तरफ। तो इंडियन ओशन, इंडियन ओशन के बाद आप इसके ऊपर एशिया और यूरोप के ऊपर देख रहे हैं, ये हमारा चौथा जो है वो ओशन है और इस चौथे ओशन का नाम आर्कटिक ओशन है, आर्कटिक ओशन। अच्छा, अब हमारा पांचवा और सबसे आखिरी ओशन जो है वो सदर्न ओशन है, सदर्न ओशन, ये पांचवें नंबर पर है। तो अब अगेन मैं आपको ये मैप दूं और आपको यहाँ पर ओशंस के नाम लिखने हो तो क्या आप लिख लेंगे? हम एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, फिर मैं आपको दोबारा से वहां लेके आता हूं। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की वेस्टर्न साइड पे, आप इसको इमेज को मत देखें, मेरी तरफ देख के मुझे आंसर करें। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की वेस्टर्न साइड पे कौन सा ओशन है? पैसिफिक ओशन है। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की ईस्टर्न साइड पर कौन सा ओशन है? अटलांटिक ओशन है। अफ्रीका, एशिया और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान कौन सा ओशन है? इंडियन ओशन है। यूरोप और एशिया के ऊपर कौन सा ओशन है? तो आर्कटिक ओशन है। और ऑस्ट्रेलिया के नीचे एंटार्क्टिका से ऊपर कौन सा ओशन है? सदर्न ओशन है। तो अब इन ओशंस को डिस्कस करने के बाद अब हम इसकी असेसमेंट करेंगे। तो यहाँ आप प्लेन एक मैप देख रहे हैं, अब आपने मुझे बताना है और मैं आपके लिए इस मैप पर नोट करूँगा और इससे आपकी असेसमेंट होगी कि क्या आपने कंसेप्ट दिया है या नहीं। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, जो ये अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, इसकी वेस्टर्न साइड पे कौन सा ओशन है? अगर आपने पैसिफिक ओशन कहा है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक है। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की ईस्टर्न साइड पर, यहाँ मैं आपके लिए डायरेक्शन बना देता हूँ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब ये पॉइंट ऑफ रेफरेंस है। इसकी वेस्टर्न साइड पर क्या हुआ? पैसिफिक ओशन। तो इसकी ईस्टर्न साइड पर क्या होगा? जो एस शेप के अंदर था, जो एस शेप के अंदर था, वो कौन सा ओशन है? हम उसका नाम लिख लेते हैं, वो है जी अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि एशिया और अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, इनके दरमियान इस जगह पर कौन सा ओशन है? अगर आपने इंडियन ओशन कहा है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। इसके बाद एशिया और यूरोप, इसके ऊपर कौन सा ओशन है? इसके ऊपर आर्कटिक ओशन है। और सबसे आखिर में जो अटलांटिक कॉन्टिनेंट है, अटलांटिक, इसके ऊपर कौन सा ओशन है? सदर्न ओशन है।
तो ये हमारे 5 ओशंस और 7 कॉन्टिनेंट्स हो गए। अब उसके बाद अर्थ की मज़ीद हमने डिवीज़न करनी है अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिस डिवीज़न को अगर आप समझ लेते हैं तो ये कॉन्टिनेंट्स और ओशंस की जो ईस्टर्न और वेस्टर्न साइड्स का तज़किरा मैं कर रहा था, इसको बासानी आप समझ लेंगे। तो अब हम चलते हैं उस डिवीज़न को अंडरस्टैंड करने की तरफ। हमारी दुनिया जो है वो गोल है और इसमें एक दूसरे की लोकेशंस को, कोऑर्डिनेट्स को अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ इमेजिनरी डिवीज़न हमने की हुई है। वो डिवीज़न कॉन्टिनेंट्स की सूरत में भी है, वो ओशंस की सूरत में भी है। इस हद तक तो हम समझ गए हैं, लेकिन ये हमें कैसे पता चलता है कि ईस्ट किस तरफ है, वेस्ट किस तरफ है, नॉर्थ किस तरफ है, साउथ किस तरफ है? तो इसके लिए हमने डिवीज़न की है। हमारी पहली डिवीज़न ये है कि इस स्फीयर को, इस दुनिया को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया है और एक पैरेलल लाइन के थ्रू डिवाइड किया है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है और वो दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है जिसको हम नॉर्थ और साउथ कहते हैं। यानी कि एक गोल दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करती है, एक उसका ऊपर वाला हिस्सा बन जाता है और एक उसका नीचे वाला हिस्सा बन जाता है। तो ऐसी लाइन को हम इक्वेटर कहते हैं और ये दुनिया को बिल्कुल दरमियान से डिवाइड करती है, बिल्कुल सेंटर से। यानी कि आधी दुनिया ऊपर है और आधी दुनिया नीचे है। एक इमेजिनरी लाइन जो है वो एग्जिस्ट करती है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं और ये 0 डिग्री पर है। और इसका पर्पस क्या है कि दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, एक दुनिया का ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला। जो ऊपरी हिस्सा है उसको हम नॉर्थ कहेंगे और नीचे वाले को साउथ कहेंगे। इसकी मज़ीद अच्छी अंडरस्टैंडिंग के लिए हम यहाँ लिखते हैं कि ये नदरन हेमिस्फेयर है और इसी तरीके से जो नीचे वाला है ये सदर्न हेमिस्फेयर है। तो अब इक्वेटर ने क्या किया कि एक पैरेलल लाइन के थ्रू दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड किया, आधा ऊपर वाला हिस्सा और आधा नीचे वाला हिस्सा। ऊपर वाला नदरन हेमिस्फेयर हो गया, ठीक है, नदरन हेमिस्फेयर हो गया और नीचे वाला सदर्न हेमिस्फेयर हो गया। अब एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है कि 2 टर्मिनोलॉजीज़ आप सुनेंगे। नंबर 1 इज़ लैटिट्यूड और नंबर 2 इज़ लॉन्गिट्यूड। तो जो लैटिट्यूड है ये हमेशा इस तरह की एक लाइन होती है जो पैरेलल होती है और जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है। ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है। और जो लॉन्गिट्यूड है ये एक इस तरह की लाइन होती है जो कि नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है और ये दुनिया को किस तरह डिवाइड करती है? ये दुनिया को ईस्ट से वेस्ट डिवाइड करती है। यानी कि दुनिया को हमने 4 हिस्सों में 2 लाइंस के थ्रू डिवाइड किया है। नंबर वन हमने क्या किया है, इसको हम रेस कर लेते हैं और आपको मैं मज़ीद अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारी एक दुनिया है, ये दुनिया है। दुनिया क्योंकि गोल है तो इसको एक लाइन हमने यहाँ ड्रॉ की है, ये एक इमेजिनरी लाइन है। इसके थ्रू हमने दुनिया को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। और इसी तरीके से एक और लाइन हमने ड्रॉ की है इस तरीके से। तो ये जो लाइन, ये जो लेटी हुई लाइन है ये लैटिट्यूड है और ये जो आप सीधी लाइन देख रहे हैं ये लॉन्गिट्यूड है। तो इस तरीके से दुनिया 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई। अगर हम एक और बार दुनिया को बनाएं और आपको मैं यहाँ ये दोनों लाइनें एक साथ दिखाऊं तो आप ये देखेंगे इस तरीके से हमने दुनिया को डिवाइड कर दिया है। तो इस वक्त हमने देखा कि ये जो इक्वेटर है, आपने अब इस चीज़ को सिर्फ रेफरेंस के लिए लेना है, जो इसके अलावा एडिशनल मैंने चीज़ बताई है। समझना यहाँ पर क्या है, समझना ये है कि दुनिया इक्वेटर के थ्रू 2 हिस्सों में डिवाइड हो गई है और ये इक्वेटर एक लैटिट्यूड लाइन है जो कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है और दुनिया को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड करती है। अगर आपको इतना अंडरस्टैंड हो गया है तो हम आगे चलते हैं। अब दूसरी लाइन जिसका तज़किरा मैंने किया कि दुनिया को मज़ीद फिर हमने एक और लाइन के थ्रू डिवाइड किया। अब ये लाइंस के थ्रू हमने क्यों डिवाइड किया इसको भी हम आगे अंडरस्टैंड करेंगे। बेसिक इसका पर्पज़ ये है कि कोऑर्डिनेट्स हमें पता चल सकें। तो दूसरी लाइन जो है ये प्राइम मेरिडियन कहते हैं इसको, प्राइम मेरिडियन लाइन का इक्वेटर की तरह काम क्या है कि दुनिया को 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर दे और ये लाइन आपकी नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगी और ये एक लॉन्गिट्यूड लाइन होगी। ये एक लॉन्गिट्यूड लाइन होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ आएगी और दुनिया को किस तरह से डिवाइड करेगी? दुनिया को ईस्ट में और वेस्ट में डिवाइड कर देगी। अब आपने यहाँ से समझा कि जो हमारी लैटिट्यूड लाइन है जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ जा रही है वो दुनिया को नॉर्थ में और साउथ में डिवाइड कर रही है। इसी तरह से
जो हमारी लॉन्गिट्यूड लाइन है, जो नॉर्थ से नीचे आ रही है, नॉर्थ से नीचे आ रही है, उसने क्या किया, साउथ की तरफ आकर दुनिया को ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये दोनों लाइनें आपने अंडरस्टैंड कर ली हैं, तो हम मज़ीद प्रोसीड करते हैं। कुछ ना समझ आए, चीज़ को रिवाइज करें, फिर भी कोई कंसेप्ट क्लियर ना हो, ये हमारा नंबर है, मैसेज करें, हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद अब यहाँ इन दोनों लाइंस को अगर आप देखें तो ये दोनों लाइंस आपको कुछ इस तरह से नज़र आ रही हैं कि यहाँ पर 0 डिग्री है, ठीक है, इक्वेटर 0 डिग्री पे डिवाइड कर रहा है, ये इक्वेटर की लाइन आप देख रहे हैं, ये यहाँ मैंने मार्क कर दी। और इसी तरीके से ये प्राइम मेरिडियन, ये लाइन आ रही है और ये दुनिया को डिवाइड कर रही है। अब यहाँ ये दो लाइन्स जब मिलेंगी तो डेफिनेटली यहाँ क्योंकि 0 डिग्री है तो ये भी 0 डिग्री है, तो ये दोनों का जो कोऑर्डिनेट होगा वो 0 0 होगा। इसी तरीके से अगर कोई यहाँ एग्जिस्ट करता होगा तो हम देखेंगे कि इनके कोऑर्डिनेट्स किस तरह से है, इससे हमें लोकेशन में हेल्प आउट मिलती है। तो वो पॉइंट जहां पर प्राइम मेरिडियन और इक्वेटर एक दूसरे के साथ मिलते हैं उसको हम गल्फ ऑफ गिनी कहते हैं। ये एमसीक्यूज भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्राइम मेरिडियन की जो लाइन है वो इक्वेटर की लाइन के साथ गल्फ ऑफ गिनी पे आके मिलती है, और यहाँ लोकेशन जो है वो 0 डिग्री और 0 डिग्री दोनों ही 0 डिग्री पे होंगे। अच्छा, अब यहाँ डिग्रीज की अगर हमने बात की है तो यहाँ 0 डिग्री है तो इसका मतलब यहाँ कुछ और डिग्री होगा, यहाँ कुछ और डिग्री होगा। इसी तरीके से चलते 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 यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा इक्वेटर का, और इक्वेटर से आप कितना दूर हो जाएंगे, 90 डिग्री। इसी तरीके से जब आप इस तरफ आएंगे तो यहाँ भी आप इसी तरीके से 23.5 और फिर इसी तरीके से नेक्स्ट प्रोसीड करते, जब इक्वेटर से साउथ साइड पे जाएंगे तो भी आप 90 डिग्री ही ट्रैवल करेंगे। इसी तरीके से प्राइम मेरिडियन जो है, इससे जितना आप वेस्टर्न साइड पे जाएंगे तो आप एक डिग्री सर्टेन डिग्री में मूव करेंगे, और प्राइम मेरिडियन से इसी तरीके से आप ईस्टर्न साइड पे जाएंगे तो आप एक डिस्टेंस स्पेसिफिक तय करते जाएंगे। यानी कि अगर हम अर्थ को यहाँ ड्रॉ करें और यहाँ इक्वेटर की एक लाइन ड्रॉ करें, इक्वेटर की लाइन कुछ इस तरह से होती है, तो यहाँ ये 0 डिग्री है तो अल्टीमेटली एक दूसरी लाइन होगी यहाँ पर, तो यहाँ ये 23.5 डिग्री होगा। इसी तरीके से यहाँ एक और लाइन आएगी तो ये 66 पॉइंट समथिंग पे होगा। इसी तरीके से अगर इक्वेटर से हम साउथ की तरफ जाएंगे तो यहाँ ये 23.5 डिग्री होगा और यहाँ ये 66 होगा, तो ऑल द वे यहाँ 90 तक जाएगा और यहाँ भी 90 तक जाएगा। जब 90 को 90 के साथ हम जमा कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। लेकिन हमने तो सुना था सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो ये आपकी बेसिकली वो लाइंस हैं जो लैटिट्यूड लाइंस हैं। जब आप लॉन्गिट्यूड लाइंस लेके आते हैं तो ये कुछ इस तरह की लाइंस होती हैं, ये कुछ इस तरह की लाइंस होती हैं। तो जब ये एक दूसरे के साथ मिल जाएंगी, अल्टीमेटली यहाँ पर भी 0 डिग्री है तो यहाँ पे भी आप ट्रैवल करेंगे तो 90 डिग्री तक ट्रैवल करेंगे, यहाँ भी ट्रैवल करेंगे तो 90 डिग्री तक। तो यहाँ 180 बेसिकली आपकी लॉन्गिट्यूड लाइंस का, जो प्राइम मेरिडियन की लाइंस थी इसी तरीके से यहाँ पे आपको शो हो रही थी, और जो लैटिट्यूड की लाइंस थी इनको जब आप जमा करेंगे 180 को 180 के साथ तो ये आपके पास 360 डिग्री हो जाएगा। ये थोड़ा सा आपको ड्राई और डिफिकल्ट लग रहा होगा, लेकिन चीज़ों को आप रिपीट करके सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ समझ आ जाएगी। उसके बाद इक्वेटर की लाइन को डिस्कस करने के बाद हम मजीद कुछ लाइंस को डिस्कस करेंगे जिनके नाम अक्सर आपने सुने होंगे लेकिन आप याद नहीं रख पाते होंगे। तो ये आपका इक्वेटर है, इक्वेटर 0 डिग्री पर है, तो इससे जब आप नॉर्थ की साइड पे 23.5 डिग्री जाएंगे तो एक लाइन आती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो लाइन है 23.5 इससे ऊपर इक्वेटर से, इसको हम कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरीके से इक्वेटर से अगर आप 23.5 डिग्री नीचे जाते हैं तो ये जो लाइन है इसको हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। अब इसको अंडरस्टैंड करना क्यों ज़रूरी है, ये लाइंस का नाम आपको क्यों पता होना चाहिए, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो हमने ये अंडरस्टैंड कर लिया कि ये हमारी दुनिया है, इस पर यहाँ बिल्कुल सेंटर के अंदर एक जो है वो लाइन है इमेजिनरी जो 0 डिग्री पर है, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। इसके ऊपर एक लाइन एग्जिस्ट करती है जो कि 23.5 डिग्री पर है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। इसी तरीके से इक्वेटर के बिल्कुल नीचे 23.5 साउथ में 23.5 साउथ डिग्री में एक और लाइन एग्जिस्ट करती है, इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। और अगर हम जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रैवल करना स्टार्ट करें ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की तरफ, इक्वेटर को कवर करते हुए, जिस तरह से ये एरिया आपको नजर आ रहा है कवर्ड, तो ये एक पूरा जोन है। इस जोन को हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। इस जोन को हमने क्या कहा, ट्रॉपिकल जोन। और ये वो जोन है जहां पर कोई सीजन नहीं है,
जहाँ ना सर्दी होती है, ना गर्मी होती है, ना बाहर आती है। यहाँ टेम्परेचर स्टैटिक रहता है और रूम टेम्परेचर पे रहता है। तो अब ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड कर ली होगी। अब हम मज़ीद आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से जब दुनिया में आप इक्वेटर से ऊपर जाते हैं और इक्वेटर से ऊपर 66.5 नॉर्थ में जाते हैं तो एक और जोन स्टार्ट हो जाता है, एक और जोन स्टार्ट हो जाता है, ऑल द वे 90 डिग्री तक जाता है। इसको हम नदरन फ्रिजिड जोन कहते हैं, नदरन फ्रिजिड जोन कहते हैं। यहाँ पर टेम्परेचर स्टैटिक रहता है। और वो कौन सा टेम्परेचर है? यहाँ टेम्परेचर ठंडा रहता है, यहाँ गर्मी नहीं पड़ती, यहाँ कोई और टेम्परेचर नहीं आता, यहाँ बर्फ़ है, कोल्ड है। इसकी रीज़न क्या है कि ये जो आपके सूरज की शुआएं हैं, रोशनियाँ हैं, वो यहाँ पर पड़ती हैं। इससे आप जितना दूर जाएंगे सर्दी होगी, तो डेफिनेटली आप नॉर्थ में जाएं या साउथ में जाएं, ठंड तो दोनों तरफ पड़ेगी क्योंकि रोशनी नहीं जा रही सूरज की। तो आप इक्वेटर से जब नॉर्थ साइड पे 66.5 डिग्री जाएंगे तो फ्रिजिड जोन स्टार्ट हो जाएगा। नॉर्थ साइड पे जाएंगे तो नदरन फ्रिजिड जोन होगा और इक्वेटर से साउथ साइड पे जाएंगे तो सदरन फ्रिजिड जोन स्टार्ट हो जाएगा और इसका भी डिग्री सेम होगा। इसके बाद आप देखें कि हमने नदरन फ्रिजिड जोन को डिस्कस कर लिया, सदरन फ्रिजिड जोन को डिस्कस कर लिया और ट्रॉपिकल जोन को भी डिस्कस कर लिया। ट्रॉपिकल जोन में तो टेम्परेचर आपका रूम टेम्परेचर रह रहा है, ना गर्मी है, ना सर्दी है, ना बाहर है। इसी तरीके से जो फ्रिजिड जोन है वो बिल्कुल फ्रीज है, नॉर्थ साइड पे भी, साउथ साइड पे भी। तो फिर टेम्परेचर तब्दील कहाँ पर होता है? अब देखें, फ्रिजिड जोन और ट्रॉपिकल जोन के दरमियान, नॉर्थ साइड पे और फ्रिजिड जोन जो है वो सदरन साइड पे और उसके और ट्रॉपिकल जोन के दरमियान, तो कौन सा जोन हो गया? वो नदरन टेम्परेट जोन। इसको क्या कहेंगे हम? टेम्परेट जोन। तो टेम्परेट जोन के अंदर जो है वो आपका टेम्परेचर तब्दील होता है, चाहे वो नॉर्थ साइड पर हो, चाहे वो साउथ साइड पर हो। तो इक्वेटर से जब आप ऊपर जाएंगे 23.5 डिग्री से लेके 66.5 के दरमियान जितने भी कंट्रीज होंगे, हमारा पाकिस्तान भी यहाँ लाई करता है, उनके पास टेम्परेचर में तब्दीली आएगी। इसी तरीके से इक्वेटर से जब आप साउथ साइड पर जाएंगे तो आप 23.5 से लेके 66.5 के दरमियान रहेंगे, तो वहां पर आपको टेम्परेचर में तब्दीली देखने को मिलेगी। तो अब आपने देखा कि हमने 5 डिफरेंट जोन्स को डिस्कस किया और मैंने आपको वहाँ पर टेम्परेचर वेरिएशन के बारे में बताया। इन्हीं सारी चीज़ों की रिवीजन आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए कि सबसे पहले आपका ये इक्वेटर है और इक्वेटर से जब आप नॉर्थ की तरफ 23.5 डिग्री जाएंगे तो यहाँ एक लाइन होगी जिसको हम क्या कहेंगे? जिसको हम कहेंगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और इसी तरीके से इक्वेटर से साउथ पर जब आप 23.5 डिग्री जाएंगे तो यहाँ एक और लाइन होगी जिसको हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके दरमियान जो रीजन होगा इसको हम कहेंगे ट्रॉपिकल जोन। और ट्रॉपिकल जोन एक ऐसा जोन होगा जहां टेम्परेचर स्टैटिक रहेगा, रूम टेम्परेचर पर रहेगा। इसी तरीके से जब आप इक्वेटर से ऊपर जाएंगे 23.5 से लेके 66.5 के दरमियान नॉर्थ में, तो यहाँ टेम्परेट जोन होगा। तो टेम्परेट जोन में टेम्परेचर तब्दील होगा। और इसी तरीके से इक्वेटर से जब आप साउथ साइड पे सेम डिग्री ट्रैवल करेंगे तो अगेन टेम्परेट जोन आ जाएगा। इसका मतलब ये कि जो हमारा टेम्परेट जोन है, टेम्परेट जोन के अंदर जो टेम्परेचर है वो तब्दील होता है। ये 23.5 से लेके 66.5 डिग्री के दरमियान है और ये चाहे नॉर्थ में हो चाहे साउथ में हो तो टेम्परेचर तब्दील होगा। जब नॉर्थ में होगा तो नॉर्दर्न टेम्परेट जोन कहेंगे, जब साउथ में होगा तो सदर्न टेम्परेट जोन कहेंगे। इसी तरीके से हमने फ्रिजिड जोन को डिस्कस किया। हमने फ्रिजिड जोन को, फ्रिजिड जोन जो है जब नॉर्थ के अंदर होगा तो नदरन फ्रिजिड जोन कहेंगे, साउथ में होगा तो सदरन फ्रिजिड जोन कहेंगे। और ये कब तक चलेगा? ये 66.5 से ऊपर जाएगा, 90 डिग्री तक ये चलेगा। तो इस तरीका कार से हमने डिफरेंट जोन्स को डिस्कस किया। तो सिंपली एक रिकैप ले लेते हैं, हमने इस पूरे लेक्चर के अंदर क्या क्या चीज़ें डिस्कस की। सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को हमने देखा जो इसकी आउटलाइन है। इस पूरी सीरीज़ की आउटलाइन के अंदर 7 मॉड्यूल्स हैं, हर मॉड्यूल में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये चीज़ डिस्कस की। उसके बाद हमने दुनिया को डिवाइड किया 2 हिस्सों के अंदर। ये ऑलरेडी डिवीज़न है लेकिन हमने फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसकी डिवीज़न की कि दुनिया में पानी का हिस्सा है और ज़मीनी हिस्सा है। ज़मीनी हिस्सों को 7 हमने टुकड़ों में डिवाइड किया जिनको हम कॉन्टिनेंट्स कहते हैं, बर आज़म कहते हैं। और जो पानी का हिस्सा है उसको हमने मज़ीद 5 हिस्सों में डिवाइड किया जिसको हम ओशंस कहते हैं।
फिर हमने डिस्कस किया कि ये जो फासला आप यहाँ देखते हैं ये दर हकीकत कितना है, रशिया और अलास्का की एग्जांपल ली हमने। उसके बाद हमने तमाम कॉन्टिनेंट्स के नाम देखे, उनकी लोकेशन को देखा, देन हमने उनकी लोकेशन को ड्रॉ किया, फिर हमने ओशंस को देखा, ओशंस को हमने यहाँ पर ड्रॉ किया। उसके बाद हमने जो है आपको यहाँ इक्वेटर की लाइन दिखाई, इक्वेटर के बाद जो प्राइम मेरिडियन है उसकी लाइन दिखाई, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में बताया। उसके बाद हमने इन दोनों लाइंस का जहाँ पर क्रॉस होता है गल्फ ऑफ गिनी के बारे में बताया। उसके बाद आपको ट्रॉपिकल जोन के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में बताया। फिर हमने फ्रिजिड जोन के बारे में डिस्कस किया, देन हमने फ्रिजिड जोन के बाद टेम्परेट जोन के बारे में डिस्कस किया और फाइनली फिर सारे जोन्स को हमने रिवाइज किया। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान की टीम, अल्लाह हाफ़िज़।